हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं, आज वो मुंबई में हैं और उनके साथ जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे वो काफी अहम हैं। अभी हाल ही में ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग से बाहर इसलिए आ गईं, ये शिकायत की उन्होंने कि उन्हें एक तो बोलने का वक्त मुनासिब नहीं दिया गया और जब वो बोल रही थी तो उनका माइक बंद कर दिया गया। अब से पहले संसद में तो माइक बंद होने की शिकायत तो होती रही है, लेकिन नीति आयोग जैसी मीटिंग में भी जहां प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें भी माइक बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया। उस पर बात करेंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र में जहां अक्टूबर से पहले असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, वहां अमित शाह और शरद पवार के बीच में ऐसा लगता है ठन गई है और अब बीजेपी के खिलाफ शरद पवार ज्यादा मजबूती से लड़ने के इशारे दे रहे हैं। आप खुद अविनाश काकड़े जी चूंकि महाराष्ट्र की सियासत को भी जानते हैं और एनसीपी से उनका एक ताल्लुक भी है, वो बताएंगे क्या कुछ है आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। तीसरा ये कि अभी हाल ही में जो बजट पेश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें बहुत लोगों को शिकायत है, सिवाय आंध्र प्रदेश और बिहार को। किसानों को भी भूला गया, मिडिल क्लास को भी एक तरह से नजरअंदाज किया गया और बहुत लोगों को शिकायत है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा किसान आंदोलन की कुछ सुगबुगाहट है, किसान शायद फिर से आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ये सारी खबरें हैं, इस पर हम बात करेंगे। आखिर तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि ममता बनर्जी ने जो बात कही, उसके बाद क्या इंडिया अलायंस और मजबूती से मोदी सरकार के खिलाफ कुछ करने जा रहा है? क्या कुछ है? क्योंकि वो खबर तो लोगों ने देख ली, आप आगे क्या महसूस कर रहे हैं, क्या होगा? नमस्कार। देखो, सब मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला रहा था कि फूट पड़ गई है। इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है क्योंकि ममता बनर्जी इनके डिसीजन को छोड़ के अंदर इसमें चली गई, नीति आयोग की मीटिंग में चली गई। मगर नीति आयोग की मीटिंग से बाहर जब आई ममता बनर्जी तो उन्होंने बता दिया फूट वूट नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के तहत हुआ था। और वो जब अंदर गई, उन्होंने जब पार्सलिटी का ये लगाया, मोदी जी पर आरोप लगाया कि आप पार्सलिटी करते हो। आप आपके जो मित्र ये है प्रदेश जहाँ के ऊपर आपकी सत्ता काबिज है, जो आप अल्पसंख्यक होके भी आपने 272 होने का दावा किया, वो 52 लोग जो है उसमें से आपने खाली 2 ही लोग राज्यों को बहुत ज़्यादा दिया है। इसमें आपने देखा होगा कि 15 दिन में 17 पुल गिर गए। उस राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 28,000 करोड़ रुपए दे दिए मोदी जी ने। तो इसके ऊपर जब वो सवाल उठाने लगी तो उन्होंने बताया बाहर मीडिया में आके कि सब मुख्यमंत्रियों के तो माइक बंद नहीं किए गए मगर मेरा माइक बंद कर दिया गया। तो ये सिलसिला स्पीकर के लोकसभा या राज्यसभा तक नहीं, ये बाहर भी मीटिंगें जो होती है वहां भी ये सिलसिला पहुंच गया है कि विरोधियों का आवाज दबाया जाए, माइक बंद कर दिया जाए। तो ये उन्होंने किया। उन्होंने जो बात किया वो ये बताना चाह रही थी कि भाई वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे और राज्यों के इस पे तो बता ही नहीं थी, मगर उन्होंने ये बताया कि आप चुनाव में जो 2013 में बोल रहे थे कि फलाने देश का शिक्षा पर बजट 20% है, यहाँ पर बजट हमारे देश में बजट मात्र 7% का ख्वाब दिखा के 4% खर्चा करते हो, तो आपने कितना खर्चा किया? वहाँ मैं मैं मनरेगा पर मैं, मैं बजट पे थोड़ा सा आगे आऊंगा। मैं थोड़ा सा और ये समझना चाहता हूं कि ये जो माइक। नीति आयोग में जो बातें उठी यही बातें उठी हाँ, हाँ। क्योंकि मनरेगा का और मिड डे मील का उन्होंने पाबंदी लगा दी है। हम्म। तो वो बातें कर रही थी ना, मनरेगा का हमारे इसमें क्या हालत है, वहाँ क्या हालत है। जब 10 लाख करोड़ का बजट था मनमोहन सिंह के जमाने के ऊपर, उस वक्त उसके पहले भी शिक्षा पर और मनरेगा पर 40,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। अब बजट है आपका 50 लाख करोड़ का और आपने कितना खर्चा किया यही बता रही थी जब माइक बंद हुआ। अच्छा, अच्छा, नहीं, मैं मुझे कुछ चीजें और याद आ रही हैं।
ये माइक बंद करने का सिलसिला लोकसभा राज्यसभा से शुरू नहीं हुआ, बल्कि आपको याद होगा कि टेलीविजन चैनलों पर डिबेट्स के दौरान भी जो कोई भी बात अपोजिशन की करे या बीजेपी को क्रिटिसाइज करे, उनके माइक बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। यानी सरकार के खिलाफ जो भी जहां भी बोलेगा उसका माइक बंद कर दिया जाएगा, उसकी आवाज एक तरह से गला घोंट दिया जाएगा। तो ये गला घोंटने की आपातकाल नहीं बोलना है, इसको आपातकाल नहीं बोलना है। आपका मुंह बंद किया जाएगा, आपका माइक बंद किया जाएगा। अब इसमें यही तय करना है आपके अनुसार, ये शुरुआत मीडिया ने किया था, ये शुरुआत इसमें पार्लियामेंट में हुई। इतना ही बचा है ना, हमारे दोनों के इसमें जो डिफरेंसेस है वो इतना ही बचा है। तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, मीडिया पायनियर था कि मीडिया ने सबकी आवाज दबाना पहले बंद किया, बाद में लोकसभा और राज्यसभा में हुआ। जी जी जी, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। देखिए, जो भी अव्वल तो देखिए, अभी जिस तरह से 240 सीटें आई हैं उस पर भी सवाल अब बाकायदा उठने लगे हैं कि काफी बड़ी तादाद में इनमें से सीटें बेईमानी से ली गई हैं 240 करने में भी। एक दो नहीं, 69 सीटें, वो जो जिसने सर्वे किया है, एक एजेंसी है जिसने सर्वे किया है डेमोक्रेसी के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि 240 में 69 सीटें ऐसी है कि जिसमें ये जबरदस्ती जीते। जो वोट बढ़ाए थे इन्होंने, करोड़ों वोट जो बढ़ा लिए थे, वोटिंग के दरमियान जो डिक्लेयर हुआ था और गिनती के दरमियान जो समय था उसमें जो डिक्लेयर किया गया, वो अधिक वोट डालने का जो समस्या थी उसमें इन्होंने 69 सीटें जीत ली। मगर अगर 240 में से 69 हटा दो तो मेरे ख्याल से 131 सीटें बचती हैं इनके पास में। जी 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 जी, ये बड़ी अजीब अजीब सी सूरत हाल है कि इतनी बुरी हालत में सरकार बनी हो और अच्छा उनकी तानाशाही खत्म नहीं हो रही साहब। हर जगह मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी, किसानों के खिलाफ भी कोई मतलब उसी तरह से जिसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं जले, उस जैसी हालत में है ये सरकार। तो क्या इसे मालूम है कि सरकार गिरने वाली है? पहले कोई ये बोल सकता था, 10 साल तक अभी कोई ये बोल सकता था, अभिषेक बैनर्जी जो बोला है कि आप 50 साल पहले के और 70 साल पहले के मुद्दे उठाते हो, इमरजेंसी उठाते हो, आपातकाल को उठाते हो और नेहरू जी को उठाते हो, और आपको नोटबंदी पे बोलने पे बहुत ज्यादा होता है, तो उसका चेहरा देखा आपने, स्पीकर का चेहरा फटे हुए स्पीकर जैसा हो रहा था। ये उसने भी दिखा है, दिखाना अलग है और वास्तविकता अलग है। अगर उस वक्त होता तो 141 जो सस्पेंड हुए थे, ये पहला नंबर आ जाता अभिषेक बैनर्जी का, क्योंकि उसने सीधा आरोप लगाया था स्पीकर पर। हाँ, ये मुझे लगता है कि स्पीकर की कुर्बानी जो है, एक तरह से जो इस वक्त स्पीकर बनाया उसने अपने आप को बलि के बकरे के तौर पर पेश कर दिया मोदी जी के सामने। तो इस हालत में जब ये खतरा हो कि सरकार बदल भी सकती है और ये भी खतरा हो कि अपोजिशन अब मजबूत हो गया है, अब ऐसा नहीं रहा, तो स्पीकर को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसे हालात लगते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि बजट में किसानों का क्या हुआ, दूसरे मिडिल क्लास का क्या हुआ, उस पर थोड़ा सा जानना और ज्यादा गहराई से जरूरी है। देखो, बजट में किसानों का तो कुछ नहीं हुआ। वो उसका मूल्य की गारंटी आपने देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखने लायक हो गया था, वो कुछ बोलने के काबिल नहीं थे। सर, वास्तविकता यही है कि मोदी करे सो कायदा, अमित शाह बोले सो प्रमाण, बाबा वाक्य प्रमाणम जो है वो अमित शाह बोले वो प्रमाण, मोदी करे सो कायदा। ये वास्तविकता है। किसानों के इसमें कुछ नहीं मिला, मनरेगा में कुछ नहीं मिला, किसान सब्सिडी में कुछ नहीं मिला। किसानों के लिए ये तय हुआ था, इसके बाद भी तय हुआ था कि किसानों को क्या क्या मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, मगर आपने देखा होगा किसानों के हाथ में कुछ नहीं पड़ा। किसानों ने ये बोलते गए कि हमको चाहिए गारंटी। किस बात की गारंटी मांग रहे थे? कि हमारे जो फसल है, फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी गारंटी मांग रहे थे, नहीं दिया। किसान आज भी आंदोलनरत है, आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब सरकार ने जो किसान मारा गया था पुलिस की गोली से हरियाणा बॉर्डर पर, उसको 1 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन दिया। ये तो 700 किसान इनकी वजह से मर गए, इसकी बात भी नहीं करते ये लोग। और ये 8वां वेतन आयोग लाने की सुबह है। स्वामीनाथन आयोग का क्या हुआ, किसानों के पहले आयोग का क्या हुआ, इसके लिए उसके बारे में बात भी नहीं करते। ये एमएसपी, एमआरपी, एफआरपी और एसआरपी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। आप मुझे बताइए
कि जिस वक्त देश का बजट 10 लाख करोड़ का था, मनमोहन सिंह ने मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए दिए थे अभी। और उस वक्त उन्होंने जो किया था 70,000 करोड़ की कर्ज माफी भी की थी, 28% एमएसपी को बढ़ाया था। और उसके बाद में किसानों के जो ये है, पंजाब के किसानों के गेहूं और इसके दाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा दिए थे। इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला उसके बारे में, ना बजट में बोला, ना मोदी जी ने बोला, ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोला। ये सर बजट किसके लिए थे? बजट आया है अडानी और अंबानी के लिए, और फिर जिसको ये रेवड़ी बोलते हैं उस रेवड़ी के लिए बजट आया है। हालांकि वो रेवड़ी नहीं है, अधिकार है, मगर इनको देना नहीं है। इनको उनको भिखारी समझना है। जैसे मार्केट में एक तो व्यापारी होता है या भिखारी होता है, एक तो खरीदार होता है या फिर बेघर होता है। तो आप ये पूरे देश को 80% देश को ये बेघर बनाना चाहते हैं, इसका ये बजट है। आपको बता देता हूं कि पहले जैसे इन्होंने बताया कि हमने टैक्स तो 12% कर दिया, 12.5% टैक्स कर दिया प्रॉपर्टी में। एलजीएसटी टैक्स जो है वो हमने 12% कर दिया, 12.5%। पहले तो 20% था। अब उसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। हकीकत यह है कि आपने 2001 के बाद में अगर कोई घर 25 लाख में खरीदा होगा और वो फ्लैट या घर 1 करोड़ में आप बेच रहे होंगे, तो पहले टैक्स देना पड़ता था 20% से, जो टैक्स देना पड़ता था वो था 3,43,000। अब 12%, 12.5% से जो टैक्स देना है वो है 9,38,000। ऐसी जगलरी है। देखो धोखाधड़ी कैसी करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो टैक्स देते थे उसमें इन्फ्लेशन जोड़ते थे। मतलब 25 लाख का फ्लैट है, उसका इन्फ्लेशन अगर जोड़ दिया जाए तो 82,86,000 का फ्लैट होता था। उसकी जो इन्फ्लेशन कास्ट होती थी वो 82,86,000 होती थी। और फिर उसका पेएबल कितना होता था, तो 17,14,000 पे आपको टैक्स देना पड़ता था, 20%। इसका मतलब था 3,43,000। आज इन्होंने कर दिया है, वो जो इन्फ्लेशन है कोई मतलब नहीं। इन्फ्लेशन मतलब गरीब का गोल्ड बढ़ जाए उस पे भी आपको 20%। इन्होंने जो बोला था ना, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, घर छीन लेंगे, इसकी ये पैरवी है। ये कर रहे हैं अभी। यानी ये खुद वही काम कर रहे हैं जिसका वो इल्जाम लगा रहे थे कि अपोजिशन की सरकार आ जाएगी तो ये सब करेंगे। यानी इन्होंने पहले से एक खाका बनाया हुआ था कि इस बार बजट में कहां से कट लगाना है, कहां से लोगों से पैसा लेना है। अच्छा, मतलब टैक्स लगाना किस किस बात पर, किस किस बात पर? देखो घर पे, ज्वेलरी पे, बॉन्ड्स पे, शेयर पे, म्यूचुअल फंड पे, पेटेंट्स पे, ट्रेडमार्क पर, इन सब के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। और इंडेक्सेशन मतलब जो मूल्य ये होती दर का बढ़ता है, इन्फ्लेशन जो होता है उसको काट के ये टैक्स देना पड़ेगा। सोना भी बेचोगे, आपके पुश्तैनी सोना भी बेचोगे आप 2001 के पहले का, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। एक तरफ यानी कारपोरेट टैक्स कम हो जाता है, एक तरफ इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है, और मिडिल क्लास को टैक्स देना पड़ता है। और फिर भी भक्त अगर मोदी मोदी चिल्लाते होगे तो मरे ऐसे भक्त। मरे ऐसे भक्त। ये बहरहाल ये बहुत ही तकलीफ में आने के बाद ये बात कही जाती है। आमतौर पर किसी के लिए ये नहीं कहा जाता, लेकिन जिस तरह से मुल्क के लोगों को एक तरह से ठगे जाने की, जिस तरह से आपने डिटेल बताई कि अगर आप अपना घर भी बेचेंगे तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, अपने घर का सोना, यानी ये बिल्कुल मजबूरी की हालत में बेचता है। और जगह जगह दुकानें खुल गई हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप अपना सोना जल्दी से बेच दें ताकि आप बिल्कुल ही नंगे और खाली हाथ हो जाएं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नया उबाल जिसे कहा जा सकता है। अमित शाह ने शरद पवार को करप्शन का बादशाह बता दिया और शरद पवार ने उनको तड़ी पार होने का याद दिला दिया। क्या कुछ होगा, इसका असर पॉलिटिक्स पर क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? देखो मोदी जी ने शरद पवार को बोला था भटकती आत्मा, लोकसभा के इलेक्शन के वक्त। पवार ने अपने दाव लगाकर इनको लटकती आत्मा करवा दिया। ठीक है। अब इन्होंने आकर अमित शाह जी ने ये बोला कि ये सरगना है, भ्रष्टाचारियों के सरगना है। तो फिर उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचारियों के सरगना तो तड़ीपार थे, जो थे वो तड़ीपार थे। फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कमेंट्स किया कि वो तो देश को दिशा दिखाने वाला दिया है, लाइट हाउस है।
तो फिर शरद पवार जी ने तुरंत बोल दिया कि हाँ, ये दिया मैंने अपने महाराष्ट्र के जेल में देखा था। हम्म, हम्म, लाइट बहुत ज़्यादा मंदा हो गया था, वो दिया देखा था। देखो हम्म, ये का सरकास्टिक कमेंट्स है, एक बोलता है, दूसरा उसको कमेंट्स करता है। सच्चाई क्या है कि भ्रष्टाचार करो और बीजेपी में आ जाओ, तो आपका सब क्लीन चिट हो जाएगा। आपको कमल छाप वॉशिंग पाउडर से धुला के क्लीन बिना जाएगा। आप मुझे बताइए, एक अभी वीडियो घूम रहा है, वो भ्रष्टाचार को लुब्रिकेंट बोल रही है। हम्म, राजू तन्वलकर जी ने, ये बड़े पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया है। वो एक महिला बता रही है, अर्थशास्त्री खुद को घोषित करती है, वो कैसी अर्थशास्त्री है, वैसी ही अर्थशास्त्री होगी जैसे मोदी जी के पास में डिग्रियां हैं। तो वो हम्म। अर्थशास्त्री बता रही है कि भ्रष्टाचार ये इकोनॉमी का लुब्रिकेंट होता है, और अगर हाँ, लुब्रिकेंट नहीं होता तो पार्ट एक दूसरे में घसने जाते हैं। वो लिमिट में होना चाहिए भ्रष्टाचार। अब ये भ्रष्टाचार की लिमिट कौन तय करेगा? जैसे हाँ, दूध में कोई परसेंटेज तय हो जाएगी। सब 2%, 3% पहले होता था, अब 10-15% तक की खबरें जो आती हैं वो शायद वो लुब्रिकेंट अब ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है। इलेक्शन तो महंगे होने के साथ साथ लुब्रिकेंट ज्यादा चाहिए शायद। तो इनके जो लोग आते हैं ना, इनके लोग, कल एक किसान सम्मेलन में मैं था, वो किसान सम्मेलन में विजय जवानदिया जी फिगर्स बता रहे थे कि क्या-क्या हुआ, कितना इन्फ्लुएंस हुआ, किस तरीके से हमारे दाम कम किए गए, शुगर के दाम उस वक़्त के थे क्या थे, डीज़ल का दाम 1970 में कितना था और गेहूँ का दाम कितना था। वो बता रहे थे कि 50 पैसे डीज़ल का दाम था, तो 84 पैसे गेहूँ का दाम था, किलो में। ये किलो में 50 पैसे, वो किलो में 74 पैसे। तो गेहूँ का दाम ज़्यादा था, वो ये बता रहे थे। और एक वहाँ खड़े हुए, टीका लगा के आए, आप समझ गए कौन है। और बिल्कुल। वो टीका लगा के आए और वो समझाने लग गए कि 1965 में जो कानून आया था, उसके पहले जो कानून आए थे, उसके कारण ये किसानों के दाम गिर गए हैं। हमको प्रोडक्शन अधिक करना चाहिए, टेक्नोलॉजी हमारे पास में अधिक आना चाहिए, तो हमको किसानों को फ़ायदा मिल सकता है। आप मुझे बताइए कि 4 क्विंटल माने अगर आपने पैदा किए तो आपको जो घाटा होता है, 8 क्विंटल पैदा करने से घाटा दुगना हो जाता है। हम्म, आपको फसल का लागत मूल्य अगर उसके ऊपर नहीं मिल सकता है, तो टेक्नोलॉजी से बढ़ाने में, उत्पादन किसके लिए बढ़ाना है? तुम लोगों के लिए जो बढ़ाना है, जो फुकट में खाना चाहते हैं, हमको लूट के खाना चाहते हैं, और फिर वो हर बात नेहरू पे डालने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, 1965 में नेहरू ने कुछ बनाया होगा, क्योंकि 64 में तो उनका इंतकाल हो गया था। हम्म। तो 65 में अगर नेहरू ने कुछ बनाया, तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन और ये आपके विश्व गुरु का शासन जो है, वो क्या केले खाने के लिए आया था? आपने क्या किया? उस वक़्त उन्होंने वो जो चतुर्भुज परियोजना के लिए है, वो तुरंत पैसा अवेलेबल करवा दिया। और जैसे ही बात आई किसानों को, नदी जोड़ प्रकल्प, मतलब किसानों को पानी पहुँचने वाली, तो बोला हम इसको 2-3 साल अभी टैक्स से वसूल करेंगे, पेट्रोल और डीज़ल पर सेस लगाएँगे और उसके माध्यम से प्रकल्प। आपको चाहिए तो आसानी से पैसा मिल जाता है, किसानों के लिए बात हुई तो कुछ नहीं होता है। 16 लाख करोड़ रुपए किसानों के ने इंडस्ट्रीज लोगों के माफ कर दिए, और किसानों के 3 लाख करोड़ से भी कम पैसा है, उसको माफ करने के लिए सरकार की तिजोरियाँ पूरी खाली है। ये जो विरोधाभास है, ये जो यानी विचित्र परिस्थिति है, उसका कारण है कि किसान अपने इश्यू पर वोट नहीं देता। आपने देखा होगा कि दिल्ली में प्याज के दाम बढ़ गए थे, इसलिए बीजेपी सरकार चली गई और उसके बाद बीजेपी सरकार कभी नहीं आई। मगर हम, हमारे दाम कम हो जाते हैं, सोयाबीन के दाम, गेहूं के दाम, हमारे फसलों के, कपास के दाम कम हो जाते हैं, उस वक्त हम किसान होके वोटिंग नहीं करते। हम हम्म। हमारे वोटिंग नहीं करते। हम किसी न किसी को हराने जिताने के लिए या जाति धर्म के नाम से जब वोट करते रहेंगे, तो किसानों की कोई सुनवाई किसी सरकार में नहीं होगी। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि जो अभी इलेक्शन हुए इसमें इसमें तो किसानों ने शायद खुल करके मोदी जी के खिलाफ वोट किया। आपको क्या लगता है, आप किसान नेता हैं, क्या इस बार भी किसान होकर के उन्होंने वोट नहीं किया? नहीं किया। इस वक्त भी रिएक्शन में वोट किया कि मोदी खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगाते हैं, वो हमको नहीं चाहिए, इसलिए वोट हुआ। हम्म। किसान अपने इश्यू पर वोट करे, हाँ। किसान अपने दाम पर वोट करे, अपने इरिगेशन के लिए वोट करे, अपने फसलों का जो क्रॉप बीमा होता है उसके लिए वोट करे। बता तो दे कि हमारे यहाँ बीमा नहीं मिला तो हम तुझे हराएंगे। हमारे हम्म। यहाँ फसलों का दाम अगर तुम निर्धारित नहीं करते तो तुम्हारी पार्टी कहीं नहीं दिखाई देगी, फिर वो तो जाति का किसी भी हो।
तो क्या अब फिर किसान आंदोलन फिर से शुरू होगा क्या? और जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए अब कोई खबरें कहीं नहीं आती। अभी क्या हाल है? किसान आंदोलन कहाँ चल रहा है? क्या कुछ है? थोड़ा सा एक बार पूरे देश के लोगों को बताइए कि अभी किसान कहाँ खड़ा है, जो उसका आंदोलन था क्या इस इलेक्शन के से पहले और इलेक्शन के बाद, अब कहाँ है किसानों का आंदोलन? सर किसान नेता सारे कल के इसमें दिखाई दिया, सब निराश हो गए। इनको गांधी चाहिए और एक हम्म। उसका कारण है कि जब देश में गांधी के पहले जो आंदोलन चल रहे थे, एक ऐसा ग्रुप था जो अमेरिका, यूरोप में पढ़ के आता था, यहाँ क्लब बनाता था और सरकार से डिमांड करता था, निवेदन देके डिमांड करता था कि हमको इतनी सहूलतें चाहिए, ये सहूलतें चाहिए, ये चाहिए, ऐसी डिमांड करता था। दूसरा ऐसा ग्रुप था कि कहीं से भी कुछ विस्फोटक अवेलेबल करवा दो, बंदूक अवेलेबल करवा दो, किसी को मार दो, खुद मर जाओ। ये दोनों इसमें जब हमारा देश शामिल नहीं हुआ, ये आंदोलक जो थे सैक्रिफाई करने वाले, मारने मरने वाले, वो 1000 से ज्यादा नहीं थे और हर एक इसमें विवाद उनके इसमें था। ये जो लोग थे एलीट क्लास का, इसमें जनता, आम जनता कुछ अपने बच्चों को यूरोप अमेरिका नहीं भेज सकती थी और वो क्लब में कोई शामिल नहीं हो सकता था। गांधी ने जो अहिंसा का मार्ग दिया था कि जिसमें सत्याग्रह करके और आप लाठी खाइए, प्रतिकार उस तरीके से नहीं कीजिए, शांति से प्रतिकार कीजिए, ये जब बताया तो इसमें 30 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो गए। अब आप मुझे बताइए कि नया मार्ग ढूंढे बिना ये गांधी का हथियार भी इस वक्त बहुत ही यानी इस सरकार के सामने, मैं दुनिया में तो गांधी का हथियार चल रहा है, मगर इस सरकार के सामने गांधी का हथियार ये धार विहीन हो गया है। उसका कारण है कि नेल्सन मंडेला ने बोला था, उनको जब पूछा गया था कि आप तो गांधी की बात करते हो और आपके लोग तो हथियार लेके लड़ते हैं, तो बोला था कि शासक जिस हथियार से जिस तरीके से जुल्म करेगा, उसका प्रतिकार उसी तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो हम ही नहीं रहेंगे। आप सोचिए कि गांधी को अगर अंग्रेजों ने मार दिया होता, हम्म। जान ले ली होती, तो एक बार जान चली जाती थी, फिर आंदोलन खड़ा नहीं होता था। तो ये किसानों को और किसान नेताओं को समझने की जरूरत है कि नया हथियार ढूंढे ना, और नया हथियार इस वक्त जो चल रहा है वो प्रबोधन का हथियार चल रहा है। आपको दिमाग में ये प्रश्न उपस्थित करें कि किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसका निवारण कैसे होगा, इसका निराकरण कैसे होगा, ये हर एक भारतीय को सोचने की जरूरत है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसान हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, हर एक को यह सोचना पड़ेगा कि इनके विरोध में खड़ा होने का हथियार क्या होगा, और हथियार हिंसक होगा या अहिंसक होगा। नो डाउट लोकतंत्र में हिंसक हथियार का कोई काम नहीं है, मगर खाली हम गांधीवादी प्रदर्शन करते रहे ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हमारे युवा पीढ़ी को और सबको, महिलाओं को प्रबोधन की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, उसके परिणाम और उसको कैसे रोका जाए ये समझाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, खाली धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब आरएसएस बीजेपी अपने तरीके से कुछ और भी काम कर रही है, जिसमें कि अभी मध्य प्रदेश से हाईकोर्ट का जो फैसला आया, जिसमें सरकारी नौकर जो हैं वो आरएसएस में शाखाओं में जा सकते हैं, उनकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो नफरत वाला प्रोजेक्ट है आगे बढ़ाने का इंतजाम, और टकराव सरकारी ऑफिसों के बीच में भी हो जाए। आमतौर पर सरकारी एम्प्लॉइज अब तक ज्यादातर खामोश रहा करते थे, ऑफिसों में कम से कम पॉलिटिक्स पर शायद बात जरा कम होती थी। अब पिछले 10 सालों में तो माहौल बदला था। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी जी का प्लान अगला क्या है इस बैसाखियों की सरकार चलाने के बाद? का सिनेरियो तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो बात का सिनेरियो जो भी हो, हमको लोगों को क्या समझाना पड़ेगा कि जो सनी लियोनी के साथ में बहुत अच्छा डांस कर रहा था वो अभिषेक सिंह, लंगड़े लुल्ले का सर्टिफिकेट लेके आईएएस कैसे हुआ है। वो जिम में पसीना बहा रहा था, जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, उसके वीडियो आप देख सकते हो, वो आईएएस कैसे बना। ये जो ये है स्पीकर है हमारे, स्पीकर की बेटी आईएएस कैसे बनी, क्योंकि स्पीकर यूपीएससी पर बोलने नहीं देते। निकिता खंडेलवाल की एक लड़की नाम की जो आईएएस बनी है, जो बोल रही है कि वो ब्लाइंड है और वो ड्राइविंग टेस्ट में बिना चश्मे के ड्राइविंग टेस्ट पास हो गई, उसका वीडियो सामने आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी हमको। हमको ये बात करनी पड़ेगी कि जो बंगाल प्रदेश है, बंगाल है मतलब बांग्लादेश है, वहां के लोग कैसे आंदोलित हो गए बीपीएससी पर,
झमेला होने पर, और यूपीएससी में इतना बड़ा झमेला हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी उसको डिनाई कर रहा है, सरकार तो डिनाई कर रही है, मगर क्या हमारे देश का युवा मुर्दा हो गया है? क्या खून की जगह अभी पानी बहने लग गया है कि जो बात नहीं करता है? हमारे यहाँ मैंने देखा हूँ नागपुर में कि गाड़ी कॉलेज के सामने से पुलिस वाले गाड़ी टो करके ले जा रहे हैं और युवा देख रहे, छात्र देख रहे, उसके तरफ तमाशा देख रहे। तो ये कौन सा छात्र पैदा हो गया है? कैसी पौध पैदा हो गई है? किसानों की फसलें लूटती थी, यहाँ तक तो हमने सह लिया, अब नस्लें लूट रही है, और ये नस्लें लूटने वाली जो विचार है उसको रोकने का प्रयास हमको करना चाहिए। न करेंगे प्रयास तो आपकी आने वाली नस्लें ये भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके बच्चे जो सुंदर हो गए, माँ बाप सुंदर है तो बच्चे सुंदर हो गए हैं, आप उनको जिम और ये सब की प्रैक्टिस लगाते हो, ये भीख भी नहीं मिलेगी इनको, काम तो मिलना छोड़ दीजिए, भीख भी नहीं मिलेगी। तो हमारी फसलें लूट गई है, हमारा इकोनॉमी लूट गई है, हमारी जमीनें लूट गई है, अब नस्ल भी लूट रही है। जो बाप दिन भर खेत में मेहनत करता है, उसका बेटा दिन भर गौरक्षा की बात करता है, और गौ के ट्रक उन्हीं के होते हैं, उसमें पैसा लेके वो अपनी ऐश करता है, और वहीं जो खुली गाय है उससे अपने खेत को बचाने के लिए बाप उसका रात भर चौकीदारी करता है। ये बाप के विरोध में बेटे को खड़ा करने वाला जो षड्यंत्र है, ये जो विचारधारा है, इसके विरोध में सब जनता को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने, मोदी जी का एक भाषण है कि जीडीपी के 20% कौन से देश, 2013 का भाषण है कि 2013 में उन्होंने बोला था कि कौन से देश जीडीपी का 20% खर्चा एजुकेशन पर करते हैं। और उन्होंने अमेरिका भी का भी उदाहरण दिया था कि अमेरिका अपना खर्चा 88 लाख करोड़ रुपए अमेरिका स्वास्थ्य बजट पर मात्र खर्चा करता है, इंडिया के शिक्षा के बजट से 175 गुना। उस वक्त हमारी इकोनॉमी 10,000 करोड़ थी, उस वक्त इन्होंने ये भाषण दिया था, 10-20 हजार करोड़ में ये भाषण दिया था। अब 50,000 करोड़ की इकोनॉमी है, और हमारा एजुकेशन का बजट है 2.5% है, हमारा स्वास्थ्य का बजट 1.88% है। ना आपको स्वास्थ्य मिलेगा, ना आपको शिक्षा मिलेगी। हमारे यहाँ की लूली लंगड़ी अफाइज और अनपढ़ फौज तैयार करने के लिए हमारी इकोनॉमी भी जा रही है और हमारी शासन व्यवस्था भी जा रही है। इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है, इसके ऊपर प्रबोधन की जरूरत है। वो छोड़ दीजिए जो कर रहे हैं, उनको करने का उनका काम है। मैंने बता दिया कि किसानों में भी आके वो 65 की गलतियां निकालते हैं, मगर अभी क्या कर रहे हैं मोदी जी? सोयाबीन हमारे यहाँ ज्यादा हो गया तो उन्होंने इंपोर्ट कैसे कर लिया, हमारे यहाँ अरहर ज्यादा हो गई तो उन्होंने अडानी के माध्यम से इंपोर्ट करके हमारे दाम कैसे गिरा देते हैं हर वक्त हमारे फसलों के। हमारे यहाँ का कॉटन एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ लाखों गांठें पड़ी रहती है मगर कॉटन एक्सपोर्ट नहीं होता, उसके क्या कारण है? और इंपोर्ट के ऊपर टैक्स कैसे कम किया जा रहा है धीरे धीरे, इसके ऊपर हमको प्रबोधन करना पड़ेगा। आपके जैसे चैनलों को ये मूल रूप से प्रबोधन करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। गोदी मीडिया ये करेगा नहीं। अच्छा, किसानों देखिए, 2-3 चीजें आपने अभी तक कही। एक तो ये कि सिर्फ गांधीवाद वाले रास्ते पर चलना, यानी अहिंसा के रास्ते पर चलना जो है उससे काम नहीं चलेगा। आपने नेल्सन मंडेला की मिसाल दी। आपने फिर यूनिवर्सिटी के सामने से गाड़ी उठा लेने की बात कही और उसमें कहा कि नौजवान में पता नहीं क्या हो गया, खून नहीं बह रहा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भड़काने वाली बात है, या क्या मतलब क्या कहना? सर, मैं भड़काने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रबोधन की बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों मुकेश खन्ना एक पिक्चर लाता है, जैसा कश्मीर पिक्चर लाया था, जैसे 3 तलाक के ऊपर पिक्चर आया। मुकेश खन्ना नाम का एक नफरती चिट्टू है, वो एक ट्वीट करता है, क्या बोलता है? द मुकेश, इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला था। उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 1811 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। उसके ऊपर ढंग से जवाब दिया लोगों ने। लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है कि आबादी आज 140 करोड़ है, 1947 में 31 करोड़ थी और 1811 में संपूर्ण भारत, अखंड भारत मतलब अफगानिस्तान से लेके तो श्रीलंका और बांग्लादेश तक सबकी आबादी मिला के 6-7 करोड़ रही होगी। तो 7,32,000 गुरुकुल, यानी हर 100 आदमी के ऊपर एक गुरुकुल था क्या? मतलब शिक्षा योग्य अगर 25 उम्र वाले 5 से 25 उम्र वाले लोग 50% समझ लिए तो 50 आदमी पर एक गुरुकुल था क्या? जिसमें महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं थी, तो मतलब आधी आबादी हटा दो तो 25 आदमियों पर एक गुरुकुल था क्या? अब उसमें 80% लोग शूद्र थे, उनको पढ़ना मना था।
तो क्या 2.5% लोगों पे मतलब 2.5 लोगों पर एक गुरुकुल था क्या? ये जब तक नहीं पूछोगे तो ये अपना दुष्प्रचार चलाते रहेंगे। हिंसा अच्छा करना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, ये जो पिछले 10 साल में सरकार चली है, ये जब जब भी अपनी कुछ कामयाबियां गिनवाई हैं, मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने करोड़ लोगों को मिल गया और 80 करोड़ से ज्यादा को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये जो करोड़ों की गिनती है, क्या कभी किसी तरीके से ये वेरीफाई की जा सकती है? मुझे तो पत्रकार के तौर पर ऐसा लगता है कि ये सारे आंकड़े नकली होते हैं। तो क्या करना कोई पड़ेगा, हाँ ये करना पड़ेगा, ये सब हम लोगों की ज़िम्मेवारी है कि इनको नंगा करें जनता के सामने। अच्छा अच्छा, अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया अपने सफर के दौरान, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए आप समय निकालते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज जब हमारी सुबह में बात हुई तो वो रास्ते में थे और अभी वो बंबई पहुंच चुके हैं, वहां से उन्होंने हमसे बात की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।